हेलो एवरीवन। आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क जजमेंट की, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें ये राइट दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया है कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उन्हें वो सब क्लासीफाई कर सकते हैं ताकि वो उन्हें रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकें इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड कॉलेजेस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ये पावर है, जो स्टेट्स हैं उनके पास ये पावर है कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एडिशनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं उन ग्रुप्स को जो कि मार्जिनलाइज्ड है विद इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़। तो आज के हमारे वीडियो में हम डिटेल में इस केस के बारे में समझेंगे। अगर हम केस के नेम की बात करें तो नेम ऑफ द केस इज़ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। अब ये जो इशू है सब क्लासिफिकेशन का विद इन SCs एंड STs, ये पहली बार नहीं आया है, ये शुरू से ही है। तो अब हम इस केस को डिटेल में समझने से पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, वो रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि इन ग्रुप्स के साथ जो हिस्टोरिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस थी उनको दूर किया जा सके, क्योंकि ये बैकवर्ड कम्युनिटीज़ थी, इन्हें शुरू से ही उतना मौका नहीं मिला, बराबर का मौका नहीं मिला, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो इसी वजह से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हें ये रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है, ये स्पेशल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें ये राइट दे रखा था। अब जो डिबेट अराइज हुई वो ये हुई कि इन ग्रुप्स के अंदर भी जो SCs और STs हैं, इन ग्रुप्स के अंदर भी एक ग्रुप ऐसा है जो कि ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड है। तो क्या इन्हें सब क्लासीफाई किया जा सकता है ताकि ये जो अपॉर्चुनिटी है वो उन लोगों तक पहुँचे जो इसी ग्रुप के अंदर और भी ज़्यादा बैकवर्ड हैं, जिन्हें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसे में 2004 में एक जजमेंट आया था इन द केस ऑफ EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसने रूलिंग दी थी कि जो SCs और STs का सब क्लासिफिकेशन है, फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था, ये इंटरप्रिटेशन इसलिए दी थी क्योंकि जब हम आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 को इंटरप्रेट करते हैं जो कि रिजर्वेशन के बारे में बताता है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात करता है, तो उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है, इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब एज अ होल। और फर्दर सब डिवीज़न की बात जो है किसी भी कैटेगरी के लिए नहीं कही गई है। तो 2004 के अंदर जब ये डिबेट सामने आई थी तो उन्होंने कह दिया था कि नहीं, फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं किया जा सकता, SC ST जो कम्युनिटी के अंदर लोग हैं उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा। बट अब जो प्रेजेंट वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसमें उन्होंने अपने प्रीवियस वर्डिक्ट को ओवर रूल कर दिया है और ये कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो SCs और STs को जो है सब क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अब हम इस जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, इस जजमेंट के की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये हेल्ड किया कि ये जो सब क्लासिफिकेशन है SCs और STs का, ये जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 341 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें वायलेट नहीं करता। अब अगर हम आर्टिकल 14 की बात करें तो आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी की बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो कोर्ट का मानना है, कोर्ट का रीज़न ये है कि जो सब क्लासिफिकेशन किया जा रहा है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ क्लासिफिकेशन जिसका मेन एम, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि SCs और STs के अंदर भी जो डिस्पैरिटी है, जो भेदभाव है, कुछ को ज़्यादा एडवांटेज है, कुछ को डिसएडवांटेज है, तो जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं जिनके पास ये रिजर्वेशन ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है उन कम्युनिटीज़ तक जो है ये पहुँचे। तो जो आर्टिकल 14 है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। तो हमारा मेन पर्पस ही जो रिजर्वेशन का है वो ये है कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं, जिन्हें बराबर का मौका नहीं मिला, उनके साथ भेदभाव किया गया, तो इस वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। अब बार बार उन्हीं लोगों को जो है ये रिजर्वेशन मिलता रहे जिन्हें मिल गया है, जो आगे बढ़ गए हैं, तो फिर इस रिजर्वेशन का कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि यह आर्टिकल 14 को वायलेट नहीं करता क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है। अब जो दूसरा आर्टिकल है वो है आर्टिकल 341 जो कि डिफ़ाइन करता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को।
तो कोर्ट का कहना है कि ये जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल 341 है, ये अलाउ करता है फॉर फर्दर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स विद इन दीज कैटेगरीज, कि इन कैटेगरीज के अंदर भी उस ग्रुप को आइडेंटिफाई किया जाए जिसे स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो सब क्लासिफिकेशन वो अलाउ कर रहे हैं, उनकी जो रूलिंग है, ये कहीं से भी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 341 को वायलेट नहीं करती। अब दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही जो ज़रूरी है वो ये है कि जो पर्पज़ है सब क्लासिफिकेशन का, जो प्राइमरी गोल है वो क्या है कि जो भेदभाव है, जो डिफरेंस है और सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस का विद इन दी SC एंड ST कम्युनिटीज़, उसे दूर किया जा सके। क्योंकि कोर्ट ने इस बात को समझा, इस बात को रिकग्नाइज़ किया कि सारे SCs और STs जो हैं वो इक्वली डिसएडवांटेज नहीं हैं। अब आप खुद ही समझिए कि किसी SC ST को जो है रिजर्वेशन मिला, उस रिजर्वेशन से वो IAS बने, IPS बने या और आगे बढ़े, तो उस केस में अब उस फैमिली को मिल गया है, वो एडवांटेज पे है, उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, उन्हें समझ में आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ना है। उसी सेम फैमिली को आगे से आगे मिलता जाए तो क्या जो इस रिजर्वेशन का पर्पज़ है वो फुलफ़िल होगा? बल्कि अब क्या चाहिए, अब उन कम्युनिटीज़ जैसे SC ST कम्युनिटी के अंदर उन ग्रुप्स को टारगेट किया जाए जिन्हें इस रिजर्वेशन की ज़रूरत है, जिनका अपलिफ्टमेंट अभी भी नहीं हुआ है। तो इन कम्युनिटीज़ के अंदर भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिन्हें एडिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि जो उनके हिस्टोरिकल और स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं उससे वो आगे बढ़ पाएँ। अब इसके अंदर स्टेट्स का क्या रोल रहेगा? तो जो कोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इस रूलिंग के थ्रू वो एम्पावर कर रहे हैं स्टेट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो आइडेंटिफाई करें उन सब ग्रुप्स को, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अंदर उन ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया जाए बेस्ड ऑन एम्पेरिकल डेटा एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, जिन्हें जो है इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या कर सकता है जो स्टेट है, वो स्पेसिफिक कोटा जो है एलोकेट कर सकता है फॉर दीज सब ग्रुप्स विद इन द ओवरऑल रिजर्वेशन कोटा। और लास्ट चीज़ जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एम्फेसाइज़ की है वो ये की है कि हम जब ये डिसाइड कर रहे हैं, सब क्लासिफाई कर रहे हैं, तो जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो डेटा ड्रिवन होना चाहिए। तो ये जो सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा, ये किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलायबल डेटा। तो इसके लिए क्या करना होगा, स्टेट को डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा उन सब ग्रुप्स को जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, जिन्हें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिनको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है, देन द रेस्ट ऑफ द SC एंड ST कम्युनिटी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लैंडमार्क जजमेंट, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें यह पावर दी है कि वो SC और ST कम्युनिटी को सब क्लासिफाई करें, ताकि ये जो रिजर्वेशन है वो SC और ST कम्युनिटी के उन ग्रुप्स तक पहुँचे जो कि ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, जिन्हें अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत है। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.